कभी ऐसा हुआ है कि जब तक तुम चेस करते रहे तब तक वो दूर होती गई, और जैसे ही तुम पीछे हटे अचानक उसका बिहेवियर बदलने लगा? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। अट्रैक्शन हमेशा एफर्ट से नहीं, परसेप्शन से बनती है। जब तुम ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो तुम्हारी वैल्यू कम दिखने लगती है, लेकिन जब तुम खुद पर फोकस करते हो तुम्हारी प्रेजेंस रेयर हो जाती है, और वही चीज उसे वापस खींचती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे बिहेवियर साइंस, इमोशनल डायनामिक्स और अट्रैक्शन ट्रिगर्स काम करते हैं, ताकि तुम चेस करना छोड़कर नेचुरली उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। अटेंशन विथड्रॉवल। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम किसी को बार बार मैसेज करते हो, कॉल करते हो, हर समय अवेलेबल रहते हो, तो शुरुआत में शायद अटेंशन मिलता है, लेकिन धीरे धीरे सामने वाला इंटरेस्ट खोने लगता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन स्कैर्सिटी को वैल्यू देता है, अबंडेंस को नहीं। जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो तुम्हारी प्रेजेंस नॉर्मल बन जाती है, प्रिडिक्टेबल बन जाती है, और यहीं से अट्रैक्शन गिरना शुरू होता है। अटेंशन विथड्रॉवल का मतलब इग्नोर करना नहीं है, यह समझना जरूरी है। यह कोई चाइल्डिश गेम नहीं है कि तुम अचानक गायब हो जाओ और उसे कंफ्यूज करो। यह एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल रीसेट है। जब तुम अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली वापस लेते हो तुम अपनी वैल्यू को रिस्टोर करते हो। बिहेवियरल साइंस के हिसाब से जब किसी को कंटिन्यूअसली रिवॉर्ड मिलता है तो उसका इंपैक्ट कम हो जाता है, लेकिन जब रिवॉर्ड इंटरमिटेंट हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, तब उसका इंपैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। तुम सोचो, पहले तुम हर 5 मिनट में रिप्लाई देते थे, अब तुम अपने काम में बिजी हो, तुरंत रिप्लाई नहीं करते, अचानक तुम्हारी एब्सेंस नोटिसेबल हो जाती है। उसका ब्रेन पैटर्न ब्रेक होता है, वो सोचने लगती है क्या बदल गया। यही क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन को ट्रिगर करती है। अट्रैक्शन हमेशा सर्टेनिटी में नहीं, अनसर्टेनिटी में ग्रो करता है। लेकिन यहां एक गलती लोग करते हैं, वो सोचते हैं अटेंशन विथड्रॉवल मतलब कोल्ड हो जाना, रूड हो जाना या ईगो दिखाना। ये अप्रोच उल्टा काम करता है। तुम्हें इमोशनली स्टेबल रहना है, लेकिन ओवर अवेलेबल नहीं होना है। जब तुम बात करो क्वालिटी रखो, लेकिन क्वांटिटी कम रखो। कम बोलो लेकिन इंपैक्टफुल बोलो। यही डिफरेंस बनाता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है परसीव्ड वैल्यू। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाला तुम्हें कितना रेयर और वैल्यूएबल महसूस करता है। जब तुम हर समय अवेलेबल हो तुम कॉमन बन जाते हो, लेकिन जब तुम सिलेक्टिव हो जाते हो तुम रेयर बन जाते हो, और रेयर चीजों की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, अटेंशन विथड्रॉवल सिर्फ उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। जब तुम अपनी एनर्जी को किसी एक इंसान पर ओवर इन्वेस्ट करते हो तुम खुद की ग्रोथ इग्नोर करने लगते हो, लेकिन जब तुम अटेंशन वापस लेते हो तुम खुद पर फोकस करना शुरू करते हो। तुम अपने गोल्स, अपने वर्क, अपनी लाइफ पर ध्यान देते हो, और यही सेल्फ फोकस तुम्हारी पर्सनैलिटी को नेचुरली अट्रैक्टिव बनाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि अट्रैक्शन डिमांड से नहीं, सप्लाई से कंट्रोल होता है। अगर तुम हर समय अटेंशन दे रहे हो तुम डिमांड क्रिएट कर रहे हो, लेकिन अगर तुम अपनी अटेंशन को लिमिटेड कर देते हो तुम सप्लाई कंट्रोल कर रहे हो, और जो सप्लाई कंट्रोल करता है वही पावर में होता है। एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर कोई सॉन्ग हर जगह बजता रहे, हर समय सुनाई दे, तो कुछ समय बाद वो बोरिंग लगने लगता है। लेकिन अगर वही सॉन्ग कभी कभी सुनाई दे तो वो फ्रेश लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। तुम भी वही हो। अगर तुम हर समय उसकी लाइफ में मौजूद हो तुम बैकग्राउंड नॉइज बन जाते हो। लेकिन अगर तुम सिलेक्टिव प्रेजेंस रखते हो तुम हाईलाइट बन जाते हो। इसीलिए आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। हर मैसेज का तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर मोमेंट में अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दो, अपने टाइम को वैल्यू दो। जब तुम खुद को वैल्यू दोगे दुनिया भी तुम्हें वैल्यू देगी। और याद रखो, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये माइंडसेट है। जब तुम इंटरनली स्ट्रांग हो जाते हो तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती।
लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर तुम्हें यह कॉन्सेप्ट पावरफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करो और फीमेल साइकी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम रियल साइकोलॉजी और अट्रैक्शन डायनामिक्स को डीप में समझते हैं। और कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि हम उसी पर नेक्स्ट ब्रेक डाउन कर सकें। वैल्यू रीसेट। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो अट्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि असली काम होता है अपनी वैल्यू को रीसेट करना। जब तुम ज्यादा चेस करते हो, तुम अननोविंगली अपनी वैल्यू को नीचे गिरा देते हो। यह हार्श लग सकता है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी सीधी है। जो आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो एफर्ट से मिले उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू रीसेट का मतलब यह नहीं है कि तुम सडनली बदल जाओ या फेक बन जाओ। इसका मतलब है अपनी ओरिजिनल वैल्यू को वापस लाना, जो तुमने ओवर चेसिंग में खो दी थी। जब तुम बार बार अटेंशन देते हो, बार बार वैलिडेशन देते हो, तुम एक सिग्नल भेजते हो कि तुम नीडी हो, और नीडीनेस अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करती है। बिहेवियरल साइंस के हिसाब से अट्रैक्शन एक बैलेंस है एफर्ट और रिवॉर्ड का। अगर तुम 80% एफर्ट दे रहे हो और सामने वाला 20%, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और जहां इम्बैलेंस होता है वहां रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वैल्यू रीसेट का पहला स्टेप है इस इम्बैलेंस को पहचानना और उसे ठीक करना। अब प्रैक्टिकल लेवल पर समझो। पहले तुम हर बार कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करते थे, अब तुम थोड़ा पीछे हटते हो। पहले तुम हर बात पर अग्री करते थे, अब तुम अपनी ओपिनियन क्लियरली रखते हो। पहले तुम हमेशा अवेलेबल थे, अब तुम सिलेक्टिव हो जाते हो। ये छोटे चेंजेस मिलकर एक बड़ा शिफ्ट क्रिएट करते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ वर्थ सिग्नलिंग। तुम जैसा खुद को ट्रीट करते हो, लोग भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करते हैं। अगर तुम खुद को लो प्रायोरिटी बनाते हो, लोग तुम्हें लो प्रायोरिटी ही मानेंगे। लेकिन अगर तुम अपने टाइम, एनर्जी और अटेंशन को वैल्यू देते हो, लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इमोशनल इंडिपेंडेंस। जब तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, तुम वैलिडेशन के लिए दूसरे इंसान पर रिलाई करते हो, और यह डिपेंडेंस तुम्हारी वैल्यू को गिराता है। लेकिन जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तुम खुद से खुश रहते हो, तुम अपनी लाइफ में फुलफिल्ड होते हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल हो जाती है। वैल्यू रीसेट का एक हिडन बेनिफिट यह भी है कि तुम खुद को रीडिस्कवर करते हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम सिर्फ किसी के अटेंशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी है, तुम्हारे गोल्स हैं, तुम्हारी एम्बिशंस हैं, और यही चीज तुम्हें अलग बनाती है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझो। लोग वैल्यू को वर्ड से नहीं, बिहेवियर से जज करते हैं। तुम चाहे कितनी भी बार बोलो कि तुम बिजी हो, इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अगर तुम्हारा बिहेवियर ये शो नहीं करता तो कोई बिलीव नहीं करेगा। इसीलिए वर्ड्स नहीं, एक्शंस बदलो। कंसिस्टेंसी से अपनी वैल्यू दिखाओ। और यहां पेशेंस बहुत जरूरी है। वैल्यू रीसेट ओवरनाइट नहीं होता। तुमने अगर लॉन्ग टाइम तक ओवर चेस किया है तो परसेप्शन चेंज होने में टाइम लगेगा। शुरुआत में शायद कोई रिएक्शन न मिले, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो धीरे धीरे सामने वाले का बिहेवियर बदलने लगेगा। एक और मिस्टेक अवॉइड करो, वैल्यू रीसेट के नाम पर एटीट्यूड मत दिखाओ। ये ईगो गेम नहीं है। तुम्हें काल्म रहना है, ग्राउंडेड रहना है, लेकिन फर्म रहना है। तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना, तुम्हें बस अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। सोचो, एक हाई वैल्यू पर्सन कैसा होता है। वो लाउड नहीं होता, डेस्परेट नहीं होता, वो चेज नहीं करता, वो अट्रैक्ट करता है। उसकी लाइफ ऑलरेडी फुल होती है, इसीलिए वो किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करता, और यही एनर्जी लोगों को उसकी तरफ खींचती है। इसीलिए आज से एक डिसीजन लो। तुम अपनी वैल्यू को एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं, अपनी इंटरनल स्टैंडर्ड से डिफाइन करोगे। तुम अपने टाइम को रिस्पेक्ट करोगे, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करोगे, और अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दोगे। जब तुम ये करोगे तो तुम्हें चेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैल्यू रीसेट कोई ट्रिक नहीं है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है।
जब तुम बदलते हो, दुनिया का बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। यही रियल पावर है, स्केर्सिटी इफेक्ट। सबसे पावरफुल अट्रैक्शन ट्रिगर्स में से एक है स्केर्सिटी। और ये कोई थियरी नहीं, ये ह्यूमन ब्रेन की बेसिक वायरिंग है। जो चीज रेयर होती है, लिमिटेड होती है, उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और जो चीज हर समय अवेलेबल हो, उसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यही रीजन है कि जब तुम ज्यादा चेस करते हो, ज्यादा अटेंशन देते हो, तो अट्रैक्शन गिरता है। तुमने देखा होगा, जब तुम पहले हर समय ऑनलाइन रहते थे, तुरंत रिप्लाई करते थे, हर कॉल उठाते थे, तब तुम्हारी प्रेजेंस कॉमन बन गई थी। सामने वाले को आदत हो गई थी कि तुम हमेशा अवेलेबल हो। लेकिन जैसे ही तुम अपनी अवेलेबिलिटी कम करते हो, अचानक तुम्हारी एब्सेंस नोटिसेबल हो जाती है। यही स्कैरसिटी इफेक्ट काम करता है। साइकोलॉजी में इसे परसीव्ड स्कैरसिटी कहा जाता है। ये रियल स्कैरसिटी नहीं होती, ये परसेप्शन होती है। मतलब जरूरी नहीं कि तुम सच में बिजी हो, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर ये शो करता है कि तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, और लिमिटेड चीजें हमेशा वैल्यूएबल लगती हैं। जब तुम अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हो, तुम इनडायरेक्टली ये सिग्नल भेजते हो कि तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटीज हैं, तुम खाली नहीं हो। लेकिन यहां एक सटल डिफरेंस समझना जरूरी है। स्कैरसिटी का मतलब इग्नोर करना नहीं है, डिसअपियर हो जाना नहीं है। ये कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी है। तुम मौजूद हो, लेकिन हर समय नहीं। तुम रिस्पॉन्ड करते हो, लेकिन तुरंत नहीं। तुम इंटरेस्ट दिखाते हो, लेकिन ओवर नहीं करते। यही बैलेंस अट्रैक्शन को बिल्ड करता है। अब एक डीपर पॉइंट समझो। ह्यूमन ब्रेन प्रेडिक्टेबिलिटी को बोरिंग मानता है। जब सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो जाता है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। लेकिन जब अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, डोपामीन रिलीज होता है। यही रीजन है कि इंटरमिटेंट अटेंशन इतना पावरफुल होता है। कभी तुम अवेलेबल हो, कभी तुम अपने काम में बिजी हो। यह पैटर्न ब्रेक करता है और सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। एक एग्जाम्पल लो। अगर कोई तुम्हें रोज सेम टाइम पर मैसेज करे, सेम तरीके से बात करे, तो कुछ समय बाद वो रूटीन बन जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कभी थोड़ा लेट रिप्लाई करे, कभी अचानक इंटरेस्टिंग बात करे, कभी अनअवेलेबल हो, तो तुम ज्यादा एंगेज्ड महसूस करते हो। यही स्कैरसिटी प्लस अनप्रेडिक्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। स्कैरसिटी इफेक्ट का एक और एंगल है इमोशनल स्पेस। जब तुम लगातार अटेंशन देते हो, तुम सामने वाले को स्पेस नहीं देते, और बिना स्पेस के अट्रैक्शन सफोकेट हो जाता है। लेकिन जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, तुम उसे स्पेस देते हो तुम्हें मिस करने का, तुम्हारे बारे में सोचने का, और ये मिसिंग फीलिंग अट्रैक्शन को एम्पलीफाई करती है। लेकिन ध्यान रखना, फेक स्कैरसिटी मत क्रिएट करो। अगर तुम जानबूझकर गेम्स खेलते हो, तो वो लॉन्ग टर्म में बैकफायर करेगा। तुम्हें जेन्युइनली अपनी लाइफ को बिजी और मीनिंगफुल बनाना है। जब तुम सच में अपने गोल्स, वर्क, ग्रोथ पर फोकस करते हो, स्कैरसिटी नेचुरली क्रिएट होती है। और नेचुरल स्कैरसिटी सबसे पावरफुल होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्कैरसिटी सिर्फ टाइम की नहीं होती, एनर्जी की भी होती है। तुम हर किसी को अपनी इमोशनल एनर्जी मत दो, सिलेक्टिव रहो। जब तुम किसी को अटेंशन दो, तो वो मीनिंगफुल हो। ये क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का गेम है, और यहां कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर तुम कभी बहुत अवेलेबल हो और कभी बहुत डिस्टेंट बिना किसी रीजन के, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा पैटर्न स्टेबल है कि तुम बिजी हो, फोकस्ड हो और लिमिटेड टाइम देते हो, तो वो रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। याद रखो, अट्रैक्शन फोर्स से नहीं आता, एब्सेंस से ग्रो करता है। जब तुम हर समय मौजूद रहते हो, तुम बैकग्राउंड बन जाते हो। लेकिन जब तुम अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाते हो, तुम हाईलाइट बन जाते हो। इसीलिए आज से एक सिंपल शिफ्ट करो। हर मोमेंट में अवेलेबल मत रहो। अपने टाइम को स्केड्यूल करो, अपनी प्रायोरिटीज सेट करो। जब तुम अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंस दोगे, सामने वाला भी तुम्हें इंपॉर्टेंस देगा। स्कैरसिटी इफेक्ट कोई ट्रिक नहीं है,
ये ह्यूमन नेचर है। जो चीज लिमिटेड होती है वही वैल्यूएबल होती है। और जब तुम खुद को लिमिटेड और फोकस्ड बनाते हो, तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाते हो। यही रियल गेम है। इमोशनल डिटैचमेंट। सबसे डेंजरस चीज जो अट्रैक्शन को खत्म करती है वो है इमोशनल ओवर अटैचमेंट। जब तुम किसी एक इंसान से इमोशनली जुड़ जाते हो इस लेवल पर कि तुम्हारा मूड, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस सब उसी पर डिपेंड करने लगता है, तब तुम कंट्रोल खो देते हो। और जहां कंट्रोल खत्म होता है वहां अट्रैक्शन भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फीलिंग्स नहीं रखनी है। इसका मतलब है कि तुम अपनी इमोशंस के स्लेव नहीं बनोगे। तुम फील करोगे लेकिन लूज नहीं हो जाओगे। तुम कनेक्ट करोगे लेकिन डिपेंड नहीं बनोगे। यही डिफरेंस हाई वैल्यू और नीडी बिहेवियर के बीच होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब तुम इमोशनली डिपेंडेंट होते हो, तुम वैलिडेशन के लिए दूसरे इंसान पर रिलाई करते हो। अगर वो रिप्लाई दे तुम खुश, अगर डिले हो जाए तुम एंग्शियस, अगर वो बिजी हो जाए तुम ओवरथिंक करने लगते हो। ये पैटर्न तुम्हें वीक दिखाता है और सामने वाला धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज करने लगता है, क्योंकि अट्रैक्शन स्टेबिलिटी में ग्रो करता है, इंस्टेबिलिटी में नहीं। अब समझो, इमोशनल डिटैचमेंट एक्चुअली स्ट्रेंथ है। जब तुम इंटरनली स्टेबल होते हो, तुम्हें किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं होती खुद को अच्छा फील कराने के लिए। तुम्हारा मूड किसी के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता, और यही एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव होती है। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। दो लोग हैं। पहला इंसान हर मैसेज का इंतजार करता है, हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है, जल्दी हर्ट हो जाता है। दूसरा इंसान काल्म है, कंपोज्ड है, अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन जब बात करता है तो प्रेजेंट रहता है। नेचुरली किसकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? ऑब्वियस है दूसरे की तरफ, क्योंकि वो कंट्रोल में है, वो ग्राउंडेड है। इमोशनल डिटैचमेंट का एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट है क्लैरिटी। जब तुम ओवर अटैच्ड होते हो, तुम चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते। तुम रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हो, तुम अननेसेसरी एफर्ट करते रहते हो। लेकिन जब तुम डिटैच्ड होते हो, तुम सिचुएशन को लॉजिकली देख पाते हो। तुम समझ पाते हो कि सामने वाला इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं। अब प्रैक्टिकल लेवल पर इसे कैसे अप्लाई करें? सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को किसी एक इंसान से अलग करो। तुम्हारी लाइफ में मल्टीपल एरियाज होने चाहिए: वर्क, गोल्स, फ्रेंड्स, सेल्फ ग्रोथ। जब तुम्हारी लाइफ बैलेंस्ड होती है, तुम नेचुरली डिटैच्ड रहते हो, क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस एक जगह नहीं होता। दूसरा, रिएक्शन कंट्रोल करो। हर चीज पर तुरंत रिएक्ट मत करो। अगर कोई डिले करता है, तुम्हें भी तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ पसंद नहीं आता, काल्म रहो, ओवर रिएक्ट मत करो। ये इमोशनल कंट्रोल तुम्हारी स्ट्रेंथ दिखाता है। तीसरा, आउटकम से डिटैच रहो। तुम अपना बेस्ट दो, लेकिन रिजल्ट पर डिपेंड मत रहो। अगर वो इंटरेस्ट दिखाए, अच्छा है। अगर नहीं दिखाए, तब भी तुम स्टेबल रहो, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू किसी एक इंसान से डिफाइन नहीं होती। अब एक डीप कॉन्सेप्ट समझो, अट्रैक्शन पैराडॉक्स। जब तुम किसी को पाने के लिए डेस्परेट होते हो, तुम उसे पुश करते हो। लेकिन जब तुम इंटरनली कंप्लीट होते हो, तुम्हें जरूरत नहीं होती, तब सामने वाला तुम्हारी तरफ खींचता है। यही पैराडॉक्स है। लेकिन ध्यान रखना, इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड या केयरलेस बनना नहीं है। तुम्हें केयरिंग रहना है, लेकिन क्लिंगी नहीं। तुम्हें इंटरेस्टेड रहना है, लेकिन ऑब्सेस्ड नहीं। ये बैलेंस ही तुम्हें अलग बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस से आता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड हैबिट में है ओवरथिंकिंग और अटैचमेंट का। लेकिन जैसे जैसे तुम खुद पर काम करोगे, तुम नेचुरली स्टेबल होते जाओगे। याद रखो, स्ट्रॉन्गेस्ट लोग वो नहीं होते जिनके पास इमोशंस नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल हो जाती है।
इसलिए आज से एक डिसीजन लो। तुम अपनी हैप्पीनेस किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करोगे, तुम खुद अपनी एनर्जी कंट्रोल करोगे। जब तुम ये करोगे तो अट्रैक्शन नेचुरली शिफ्ट होगा। इमोशनल डिटैचमेंट कोई ट्रिक नहीं है, ये इनर पावर है। और जब ये पावर तुम्हारे अंदर आती है, तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद तुम्हारी तरफ आते हैं। यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। मिस्ट्री रीबिल्ड। सबसे तेजी से अट्रैक्शन गिराने वाली चीज क्या है? ओवर एक्सपोजर। जब सामने वाले को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता हो, हर दिन की हर डिटेल, हर थॉट, हर फीलिंग, तो क्यूरियोसिटी मर जाती है। और जहां क्यूरियोसिटी खत्म, वहां अट्रैक्शन भी खत्म। इसीलिए अगर तुमने बहुत ज्यादा चेस किया है, अगला स्टेप है मिस्ट्री को वापस बिल्ड करना। मिस्ट्री का मतलब सीक्रेटिव बनना नहीं है, फेक बनना नहीं है। इसका मतलब है सिलेक्टिव होना। तुम सब कुछ रिवील नहीं करते, तुम लेयर्स में खुद को दिखाते हो। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली अननोन चीजों की तरफ खींचता है। जब कुछ इनकम्प्लीट होता है, माइंड उसे पूरा करने की कोशिश करता है। यही क्यूरियोसिटी लूप है। पहले तुम हर बात इंस्टेंटली शेयर कर देते थे। आज क्या किया, किससे मिले, क्या सोचा। अब तुम थोड़ा फिल्टर करते हो। तुम बात करते हो, लेकिन हर डिटेल नहीं बताते। तुम हिंट देते हो, पूरा स्टोरी नहीं। इससे सामने वाला सोचने लगता है, और क्या है इसके अंदर? यही सवाल अट्रैक्शन को ग्रो करता है। साइकोलॉजी में इसे इंफॉर्मेशन गैप कहा जाता है। जब दो चीजों के बीच गैप होता है, जो पता है और जो नहीं पता, तो ब्रेन उस गैप को भरना चाहता है। अगर तुम सब कुछ पहले ही दे दोगे, गैप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी जगह छोड़ते हो, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिस्ट्री साइलेंस से नहीं, प्रेजेंस से बनती है। मतलब तुम गायब नहीं होते, तुम इंटरेस्टिंग तरीके से मौजूद रहते हो। जब तुम बात करते हो, तुम एंगेजिंग होते हो, लेकिन प्रेडिक्टेबल नहीं। कभी लाइट ह्यूमर, कभी डीप थॉट, कभी शॉर्ट रिप्लाईज। ये वेरिएशन तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाता है। एक एग्जाम्पल लो। अगर कोई इंसान हर बार सेम टोन में, सेम पैटर्न में बात करे, तो कुछ समय बाद बोरिंग लगने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान कभी प्लेफुल हो, कभी काल्म हो, कभी थोड़ा मिस्टीरियस हो, तो एंगेजमेंट बढ़ता है। तुम एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं हो, तुम डायनामिक हो। अब मिस्टेक जो लोग करते हैं, ओवर मिस्ट्री। वो सोचते हैं कम बोलना ही मिस्ट्री है। लेकिन अगर तुम बहुत कम बोलोगे, अनइंटरेस्टेड लगोगे। बैलेंस जरूरी है। तुम ओपन हो, लेकिन ओवर शेयर नहीं करते। तुम एक्सप्रेसिव हो, लेकिन प्रेडिक्टेबल नहीं होते। मिस्ट्री रीबिल्ड का एक और एंगल है लाइफ आउटसाइड द इंटरैक्शन। अगर तुम्हारी पूरी दुनिया उसी इंसान के अराउंड है, तो मिस्ट्री बन ही नहीं सकती। लेकिन अगर तुम्हारी अपनी लाइफ है, गोल्स, वर्क, हॉबीज, तो नेचुरली गैप्स क्रिएट होते हैं। सामने वाला देखता है कि तुम्हारे पास स्टोरीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन सब कुछ तुरंत अवेलेबल नहीं है। अब एक डीप कॉन्सेप्ट समझो, प्रोजेक्शन इफेक्ट। जब इंफॉर्मेशन कम होती है, लोग अपने इमेजिनेशन से बाकी फिल करते हैं। अगर तुम मिस्ट्री रखते हो, सामने वाला खुद तुम्हारे बारे में पॉजिटिव असम्पशंस बनाता है। लेकिन अगर तुम हर डिटेल खुद बता दोगे, इमेजिनेशन की जगह खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे अप्लाई करें? पहला, कॉन्वर्जेशन में पॉजेज रखो। हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दो। दूसरा, अपने दिन की हर डिटेल मत बताओ। अगर वो पूछे क्या कर रहे हो, तो कभी कभी शॉर्ट जवाब दो, बिजी हूं कुछ काम में, बस। तीसरा, स्टोरीज को इनकम्प्लीट छोड़ो। आज कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, और फिर थोड़ा डिले करो। ये छोटे गैप्स क्यूरियोसिटी बनाते हैं। लेकिन याद रखो, ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना जरूरी है। तुम फेक स्टोरीज मत बनाओ, फेक पर्सनैलिटी मत दिखाओ। मिस्ट्री का मतलब नेचुरल लेयर्स है, न कि फेक मास्क। जो तुम हो वही रहो, बस सब कुछ एक साथ मत दिखाओ। एक और पावरफुल शिफ्ट क्वेश्चंस पूछो, लेकिन खुद कम रिवील करो। जब सामने वाला बोलता है, तुम सुनते हो, तुम गाइड करते हो कॉन्वर्सेशन को, लेकिन खुद कंट्रोल्ड तरीके से शेयर करते हो। इससे फोकस तुम पे नहीं,
इंटरैक्शन पर रहता है। और इंटरैक्शन जितना एंगेजिंग होगा उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा। कंसिस्टेंसी यहां भी जरूरी है। अगर तुम कभी बहुत ओपन हो और कभी कंप्लीटली क्लोज्ड बिना रीजन के, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन अगर तुम्हारा पैटर्न स्टेबल है, एंगेजिंग लेकिन सेलेक्टिव, तो वो इंट्रीगिंग लगता है। याद रखो, अट्रैक्शन क्लैरिटी से नहीं, क्यूरियोसिटी से ग्रो करता है। जब सब कुछ साफ हो जाता है, इंटरेस्ट गिर जाता है। लेकिन जब थोड़ी मिस्ट्री होती है, थोड़ा अननोन होता है, माइंड इन्वॉल्व्ड रहता है। इसीलिए आज से ओवर शेयरिंग बंद करो। अपनी स्टोरीज को लेयर्स में दिखाओ। अपने प्रेजेंस को इंटरेस्टिंग बनाओ। जब तुम खुद को धीरे धीरे रिवील करते हो, सामने वाला नेचुरली और जानना चाहता है। मिस्ट्री रीबिल्ड कोई ट्रिक नहीं है, ये आर्ट है। और जब तुम ये आर्ट सीख लेते हो, तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, खुद तुम्हारी तरफ खींचते हैं। यही रियल अट्रैक्शन है। वैलिडेशन डिटॉक्स सच कड़वा है लेकिन पावरफुल है। जब तुम हर बात पर वैलिडेशन देते हो, तुम खुद को सस्ता बना देते हो। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बेस्ट हो, तुम अमेजिंग हो। अगर ये सब हर दिन हर घंटे रिपीट होगा, तो उसका इंपैक्ट जीरो हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन कांस्टेंट प्रेज को फिल्टर कर देता है, और जब वैलिडेशन फ्री मिलती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। यही रीजन है कि ज्यादा चेस करने के बाद अट्रैक्शन गिरता है। वैलिडेशन डिटॉक्स का मतलब है इस आदत को तोड़ना। हर चीज पर इंप्रेस करने की कोशिश बंद करो। हर मैसेज में अप्रूवल मत दो। तुम अप्रिशिएट कर सकते हो, लेकिन सेलेक्टिवली। जब तुम सेलेक्टिव वैलिडेशन देते हो, तभी उसका वेट बनता है। बिहेवियरल साइंस में इसे रिवॉर्ड कैलिब्रेशन कहा जाता है। रिवॉर्ड उतना ही दो जितना सामने वाले ने इन्वेस्ट किया है। अब समझो इम्बैलेंस कैसे बनता है। तुम हर छोटी बात पर तारीफ करते हो, सामने वाला मिनिमम एफर्ट देता है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन भी ट्रेन हो जाता है कि मैं देना ही दूंगा। ये पैटर्न तुम्हें नीडी दिखाता है, और नीडीनेस अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करती है। डिटॉक्स का पहला स्टेप है अवेयरनेस। कितनी बार तुम बिना रीजन वैलिडेशन दे रहे हो। दूसरा स्टेप है पॉज। तुरंत रिएक्ट मत करो। सामने वाला कुछ शेयर करे, पहले ऑब्जर्व करो। क्या इसमें एफर्ट है? क्या इसमें पर्सनैलिटी दिख रही है? अगर हां, तब जेन्युइन अप्रिशिएशन दो। अगर नहीं, तो न्यूट्रल रहो। हर चीज पर वाव बोलना बंद करो। साइलेंस भी एक सिग्नल होता है। तीसरा स्टेप है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जब तुम वैलिडेशन दो, वो स्पेसिफिक हो। तुम अच्छी लग रही हो के बजाय तुम्हारा स्टाइल आज सिंपल है लेकिन कॉन्फिडेंट लग रहा है, ये मीनिंगफुल है। ब्रेन स्पेसिफिक फीडबैक को ज्यादा वैल्यू देता है क्योंकि उसमें एफर्ट दिखता है। जेनेरिक प्रेज चीप लगती है। अब एक डीप कॉन्सेप्ट समझो, डोपामीन रेगुलेशन। जब किसी को बार बार प्रेज मिलता है, उसका डोपामीन बेसलाइन शिफ्ट हो जाता है। उसे वही फील पाने के लिए और ज्यादा वैलिडेशन चाहिए। लेकिन जब वैलिडेशन कम और अनप्रेडिक्टेबल होती है, डोपामीन स्पाइक्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। इसीलिए इंटरमिटेंट अप्रिशिएशन ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन ध्यान रखना, वैलिडेशन डिटॉक्स का मतलब कोल्ड होना नहीं है। तुम रिस्पेक्टफुल रहो, पॉजिटिव रहो, लेकिन ओवर नहीं करो। बैलेंस यही है, इंटरेस्ट दिखाओ लेकिन अप्रूवल मत बांटो। तुम कनेक्शन बना रहे हो, ऑडिशन नहीं दे रहे। एक और गलती लोग करते हैं, डिटॉक्स के नाम पर सार्कास्टिक या नेगेटिव हो जाते हैं। ये उल्टा बैकफायर करता है। तुम्हें ग्राउंडेड रहना है। अगर सामने वाला जेन्युइनली अच्छा कुछ करे, एक्नॉलेज करो, लेकिन फोर्स्ड कॉम्प्लीमेंट्स बंद करो। फोर्स्ड एनर्जी हमेशा फील हो जाती है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल लो। पहले तुम हर सेल्फी पर ब्यूटीफुल लिखते थे। अब तुम हर बार रिएक्ट नहीं करते, कभी कभी ही रिस्पॉन्ड करते हो, और जब करते हो तो मीनिंगफुल करते हो। अचानक तुम्हारी रिएक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है।
सामने वाला नोटिस करता है कि तुम्हारी अटेंशन रेयर है। यही शिफ्ट अट्रैक्शन बनाता है। वैलिडेशन डिटॉक्स का एक हिडन बेनिफिट यह है कि तुम खुद को भी रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो। जब तुम हर किसी को अप्रूवल देना बंद करते हो, तुम अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करते हो। तुम डिसाइड करते हो कि कौन डिजर्व करता है तुम्हारा अटेंशन और कौन नहीं। यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। और ये समझो, लोग सिर्फ वर्ड्स से नहीं, एनर्जी से भी फील करते हैं। जब तुम वैलिडेशन के पीछे भागते हो, तुम्हारी एनर्जी नीडी होती है। जब तुम काल्म रहते हो, सेलेक्टिव रहते हो, तुम्हारी एनर्जी ग्राउंडेड होती है। और ग्राउंडेड एनर्जी नेचुरली अट्रैक्टिव होती है। अब एक पावरफुल शिफ्ट करो। अप्रूवल देना बंद करो, अप्रिशिएशन देना शुरू करो। अप्रूवल में डिपेंडेंसी होती है, अप्रिशिएशन में अवेयरनेस होती है। तुम किसी को ऊपर उठाने के लिए नहीं, कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हो। कंसिस्टेंसी यहां भी जरूरी है। एक दिन डिटॉक्स और अगले दिन फिर वही ओल्ड पैटर्न, ये काम नहीं करेगा। तुम्हें धीरे धीरे हैबिट बदलनी है। ऑब्जर्व करो, पॉज करो, फिर रेस्पॉन्ड करो। ये 3 स्टेप्स तुम्हें कंट्रोल में लाते हैं। याद रखो, वैलिडेशन सस्ती चीज नहीं है, ये करेंसी है। अगर तुम इसे हर जगह खर्च करोगे तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे वाइजली यूज करोगे तो ये अट्रैक्शन को एम्प्लीफाई करेगा। वैलिडेशन डिटॉक्स कोई ट्रिक नहीं है, ये डिसिप्लिन है। और जब ये डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर आ जाता है, तुम खुद को भी वैल्यू देने लगते हो और सामने वाला भी तुम्हें वैल्यू देने लगता है। यही रियल शिफ्ट है। अनप्रिडिक्टेबल प्रेजेंस। सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो जाए तो अट्रैक्शन मर जाता है। यही सच्चाई है। जब सामने वाले को पता हो कि तुम कब रिप्लाई करोगे, कैसे बात करोगे, क्या कहोगे, तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। और जहां एक्साइटमेंट खत्म, वहां चेस खत्म। इसीलिए अगर तुम्हें गेम पलटना है तो तुम्हें अपनी प्रेजेंस को अनप्रिडिक्टेबल बनाना होगा। अनप्रिडिक्टेबल प्रेजेंस का मतलब कैओटिक होना नहीं है, यह समझना जरूरी है। इसका मतलब है पैटर्न तोड़ना, लेकिन कंट्रोल के साथ। तुम अचानक बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे, तुम मोनोटोनी को ब्रेक कर रहे हो। ह्यूमन ब्रेन नॉवेल्टी को पसंद करता है। जब कुछ नया होता है, डोपामीन रिलीज होता है, और डोपामीन अट्रैक्शन का फ्यूल है। पहले तुम हमेशा सेम टाइम पर मैसेज करते थे, सेम टोन में बात करते थे, हर बार जल्दी रिप्लाई देते थे। अब तुम उस पैटर्न को तोड़ते हो। कभी तुरंत रिप्लाई, कभी थोड़ा डिले, कभी शॉर्ट रिप्लाई, कभी एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन। ये वेरिएशन सामने वाले के ब्रेन को अलर्ट रखता है। वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि अगला मूव क्या होगा, और यही क्यूरियोसिटी पैदा करता है। साइकोलॉजी में इसे वेरिएबल रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। जब रिवॉर्ड प्रेडिक्टेबल होता है, इंटरेस्ट गिरता है। लेकिन जब रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल होता है, एंगेजमेंट बढ़ता है। यही प्रिंसिपल कसिनोज और सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं, और यही प्रिंसिपल अट्रैक्शन में भी काम करता है। अब एक सिंपल एग्जांपल लो। अगर कोई इंसान हर दिन सेम तरीके से गुड मॉर्निंग भेजे, कुछ दिन बाद वो रूटीन बन जाता है। लेकिन अगर कभी वो मैसेज फनी हो, कभी डीप हो, कभी स्किप हो जाए, तो अटेंशन बढ़ती है। तुम एक स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहे, तुम डायनामिक हो। लेकिन यहां एक बड़ी गलती लोग करते हैं। वो सोचते हैं अनप्रिडिक्टेबल मतलब इनकंसिस्टेंट होना। इनकंसिस्टेंट बिहेवियर ट्रस्ट तोड़ता है। अनप्रिडिक्टेबल प्रेजेंस का मतलब है तुम इमोशनली स्टेबल हो, लेकिन इंटरैक्शन में वेरिएशन है। तुम्हारी कोर पर्सनालिटी सेम है, लेकिन डिलीवरी बदलती रहती है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर समझो। पहला, टाइमिंग चेंज करो। हर बार इंस्टेंट रिप्लाई मत दो, कभी थोड़ा डिले करो, लेकिन ओवर नहीं। दूसरा, कॉन्वर्सेशन स्टाइल बदलो। कभी प्लेफुल, कभी काल्म, कभी थोड़ा टीजिंग। तीसरा, अवेलेबिलिटी कंट्रोल करो। हर दिन सेम टाइम पर अवेलेबल मत रहो। एक और पावरफुल एंगल है एनर्जी शिफ्ट। जब तुम हर बार सेम एनर्जी में बात करते हो, सामने वाला बोर्ड हो जाता है। लेकिन जब तुम एनर्जी बदलते हो, कभी हाई, कभी लो, कभी न्यूट्रल, तो इंटरैक्शन अलाइव रहता है। ये नेचुरल फ्लो है, स्क्रिप्टेड नहीं।
अब एक डीप कॉन्सेप्ट समझो, एंटीसिपेशन। जब कोई चीज प्रेडिक्टेबल नहीं होती, ब्रेन एंटीसिपेशन में रहता है। अब क्या होगा? ये फीलिंग एक्साइटमेंट क्रिएट करती है और एक्साइटमेंट अट्रैक्शन को बढ़ाता है। अगर सब कुछ पहले से क्लियर हो, एंटीसिपेशन खत्म हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ओवरडूइंग मत करो। अगर तुम बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि तुम सीरियस हो या नहीं। इसीलिए बैलेंस जरूरी है। तुम इंटरेस्टिंग हो लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं। अनप्रिडिक्टेबल प्रेजेंस का एक हिडन बेनिफिट यह भी है कि तुम खुद बोरिंग नहीं रहते। जब तुम अपनी लाइफ में वेरिएशन लाते हो, तुम खुद भी ग्रो करते हो। तुम नए एक्सपीरियंसेस लेते हो, नए आइडियाज लाते हो, और ये फ्रेशनेस नेचुरली तुम्हारी पर्सनैलिटी में दिखती है। अब एक मिस्टेक और अवॉइड करो। सिर्फ मैसेजिंग पैटर्न बदलना इनफ नहीं है। तुम्हें ओवरऑल लाइफ में भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी लानी होगी। अगर तुम्हारी लाइफ सेम रूटीन में स्टक है तो कॉन्वर्जेशन भी सेम लगेगी। लेकिन अगर तुम नए काम करते हो, नए गोल्स परस्यू करते हो, तो तुम्हारे पास शेयर करने के लिए फ्रेश चीजें होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेंट क्लीन रखो। तुम गेम्स नहीं खेल रहे, तुम बोर्डम को ब्रेक कर रहे हो। तुम मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, तुम एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो। यह डिफरेंस समझना जरूरी है। कंसिस्टेंसी यहां भी जरूरी है, लेकिन पैटर्न में नहीं, माइंडसेट में। तुम्हारा माइंडसेट स्टेबल है, सेल्फ फोकस्ड, काल्म, कॉन्फिडेंट, लेकिन तुम्हारा एक्सप्रेशन फ्लेक्सिबल है। यही कॉम्बिनेशन तुम्हें अलग बनाता है। याद रखो, अट्रैक्शन रूटीन में नहीं, वेरिएशन में ग्रो करता है। जब तुम प्रेडिक्टेबल होते हो, तुम बैकग्राउंड बन जाते हो। लेकिन जब तुम कंट्रोल्ड तरीके से अनप्रेडिक्टेबल होते हो, तुम हाईलाइट बन जाते हो। इसलिए आज से एक सिंपल शिफ्ट करो। अपने पैटर्न्स ऑब्जर्व करो और उन्हें तोड़ो। सेम टाइमिंग, सेम रिप्लाईज, सेम बिहेवियर, इन सबको धीरे धीरे चेंज करो। तुम रोबोट नहीं हो, तुम डायनामिक हो। अनप्रेडिक्टेबल प्रेजेंस कोई ट्रिक नहीं है, यह स्मार्ट बिहेवियर है। और जब तुम इसे सही तरीके से यूज करते हो, सामने वाला तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि तुम अगला क्या करोगे। यही क्यूरियोसिटी, यही एक्साइटमेंट अट्रैक्शन को वापस जगाती है। रिवॉर्ड इंटरमिटेंसी। सबसे बड़ा सीक्रेट जो अट्रैक्शन को इग्नाइट करता है वो है रिवॉर्ड का पैटर्न। अगर तुम हर बार सेम तरीके से अटेंशन, केयर और इंटरेस्ट देते हो, तो सामने वाले का ब्रेन उस रिवॉर्ड का आदी हो जाता है। और जब ब्रेन किसी चीज का आदी हो जाता है, उसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही रिवॉर्ड प्रिडिक्टेबल नहीं रहता, इंटरमिटेंट हो जाता है, तब उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। रिवॉर्ड इंटरमिटेंसी का मतलब है कि तुम हर बार सेम लेवल का अटेंशन नहीं देते। कभी तुम ज्यादा एंगेज्ड हो, कभी थोड़ा डिस्टेंट। कभी तुम डीप बात करते हो, कभी शॉर्ट रिप्लाई देते हो। यह पैटर्न सामने वाले के ब्रेन को कंफ्यूज नहीं करता, बल्कि उसे हुक्ड रखता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि अगला रिवॉर्ड कब मिलेगा और कैसा होगा। साइकोलॉजी में इसे वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहा जाता है। यही सिस्टम सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं। कभी तुम्हें ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, कभी कम। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी तुम्हें बार बार चेक करने पर मजबूर करती है, और यही प्रिंसिपल ह्यूमन इंटरैक्शन में भी काम करता है। पहले तुम हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते थे, हर बार लॉन्ग कॉन्वर्सेशन करते थे। अब तुम उस पैटर्न को ब्रेक करते हो। कभी तुरंत रिप्लाई, कभी डिले, कभी शॉर्ट, कभी मीनिंगफुल। इससे सामने वाले का ब्रेन अलर्ट हो जाता है। वो सोचता है, आज इसका मूड क्या है। यही क्यूरियोसिटी उसे एंगेज रखती है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझो, रिवॉर्ड इंटरमिटेंसी का मतलब अटेंशन विथड्रॉ करना नहीं है, यह बैलेंस है। अगर तुम हर बार डिस्टेंट रहोगे तो कनेक्शन टूट जाएगा। अगर हर बार अवेलेबल रहोगे तो अट्रैक्शन गिर जाएगा। इसीलिए तुम्हें बीच का रास्ता पकड़ना है। अब एक एग्जाम्पल लो। अगर कोई इंसान हर दिन तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे, तो कुछ समय बाद वो नॉर्मल लगने लगता है।
लेकिन अगर वही इंसान कभी कभी ही कॉम्प्लीमेंट दे, और वो भी जेन्युइन तरीके से, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तुम उसे नोटिस करते हो, वैल्यू करते हो। यही इंटरमिटेंसी का इफेक्ट है। एक और डीप कॉन्सेप्ट है डोपामीन स्पाइक। जब रिवॉर्ड प्रिडिक्टेबल नहीं होता, डोपामीन ज्यादा रिलीज होता है, और डोपामीन ही वो केमिकल है जो एक्साइटमेंट और डिजायर क्रिएट करता है। इसीलिए इंटरमिटेंट अटेंशन सामने वाले को इमोशनली एंगेज्ड रखती है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर इसे कैसे अप्लाई करें? पहला, कॉन्वर्जेशन लेंथ वेरी करो। हर बार लॉन्ग चैट्स मत करो, कभी शॉर्ट कभी डीप। दूसरा, अवेलेबिलिटी वेरी करो। कभी तुम फ्री हो, कभी बिजी। तीसरा, इमोशनल इन्वेस्टमेंट वेरी करो। हर बार सेम इंटेंसिटी मत दिखाओ, लेकिन ध्यान रखना ये सब नेचुरल होना चाहिए। अगर तुम कॉन्शियसली हर बार कैलकुलेट करोगे तो तुम रोबोटिक लगोगे। तुम्हें फ्लो में रहना है, लेकिन अवेयरनेस के साथ। तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, तुम्हारे पास प्रायोरिटीज हैं, इसलिए तुम्हारी अवेलेबिलिटी नेचुरली फ्लक्चुएट होती है। एक और मिस्टेक लोग करते हैं, वो सोचते हैं इंटरमिटेंसी का मतलब हॉट एंड कोल्ड गेम खेलना। ये डेंजरस है। अगर तुम बिना रीजन कोल्ड हो जाते हो तो ट्रस्ट ब्रेक होता है। लेकिन अगर तुम्हारा पैटर्न लॉजिकल है, कभी तुम जेन्युइनली बिजी हो, कभी फ्री, तो वो एक्सेप्टेबल लगता है। रिवॉर्ड इंटरमिटेंसी का एक हिडन बेनिफिट ये भी है कि तुम खुद भी इमोशनली स्टेबल रहते हो। तुम हर बार सेम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए तुम बर्नआउट नहीं होते। तुम बैलेंस्ड रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो। अब एक पावरफुल शिफ्ट समझो, तुम रिवॉर्ड देने वाले बनो, मांगने वाले नहीं। जब तुम हमेशा अटेंशन मांगते हो, तुम डिपेंडेंट बन जाते हो। लेकिन जब तुम सिलेक्टिवली अटेंशन देते हो, तुम कंट्रोल में आते हो। और कंट्रोल हमेशा अट्रैक्शन को बढ़ाता है। कंसिस्टेंसी यहां माइंडसेट में है, बिहेवियर में नहीं। तुम्हारा माइंडसेट स्टेबल है, तुम काल्म हो, फोकस्ड हो, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर फ्लेक्सिबल है, कभी हाई कभी लो। यही कॉम्बिनेशन तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाता है। याद रखो, अट्रैक्शन लाइनियर नहीं होता, ये अप्स एंड डाउन्स में ग्रो करता है। जब सब कुछ फ्लैट हो जाता है, इंटरेस्ट गिर जाता है, लेकिन जब वेरिएशन होता है, एक्साइटमेंट बना रहता है। इसीलिए आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, हर बार सेम मत बनो। अपनी एनर्जी, टाइमिंग और एफर्ट को थोड़ा वेरी करो। तुम प्रिडिक्टेबल मशीन नहीं हो, तुम डायनामिक ह्यूमन हो। रिवॉर्ड इंटरमिटेंसी कोई ट्रिक नहीं है, ये ब्रेन साइंस है। और जब तुम इसे समझकर यूज करते हो, सामने वाला नेचुरली तुम्हारी तरफ खींचता है, क्योंकि उसे हर बार कुछ नया फील होता है, और यही फीलिंग उसे बार बार तुम्हारी तरफ वापस लाती है। सेल्फ एक्सपेंशन। अगर तुम वही इंसान बने रहोगे जो पहले थे, तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो पहले मिला था। अट्रैक्शन वापस लाना है तो तुम्हें एक्सपैंड होना पड़ेगा। सेल्फ एक्सपेंशन का मतलब सिंपल है, अपनी लाइफ को इतना ग्रो करना कि तुम खुद ही एक न्यू वर्जन बन जाओ। जब तुम बदलते हो, सामने वाले की परसेप्शन भी बदलती है। सबसे पहले एक हार्श ट्रूथ समझो, लोग तुम्हारे वर्ड से नहीं, तुम्हारी लाइफ से अट्रैक्ट होते हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो अट्रैक्शन टिकता नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर प्रोग्रेस दिखती है, एम्बिशन दिखता है, एनर्जी दिखती है, तब नेचुरली लोग तुम्हारी तरफ खींचते हैं। साइकोलॉजी में सेल्फ एक्सपेंशन थियरी कहती है कि इंसान उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसकी लाइफ में ग्रोथ ऐड करते हैं, जो नया पर्सपेक्टिव देते हैं, नए एक्सपीरियंसेस देते हैं, जो बोरिंग रूटीन से बाहर ले जाते हैं। अगर तुम खुद स्टैग्नेंट हो, तो तुम किसी के लिए एक्साइटिंग नहीं बन सकते। अब प्रैक्टिकल लेवल पर समझो, पहले तुम अपनी पूरी एनर्जी उसी इंसान पे लगा रहे थे, अब तुम उसे वापस लेते हो और खुद पर इन्वेस्ट करते हो। तुम अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हो, अपने गोल्स पर काम करते हो, अपनी बॉडी, माइंडसेट, कम्युनिकेशन सब पर फोकस करते हो। ये चेंजेस धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करते हैं।
सेल्फ एक्सपेंशन का सबसे पावरफुल इफेक्ट ये है कि तुम इंटरनली फुलफिल्ड होने लगते हो। जब तुम्हारी लाइफ में पर्पस होता है, तुम्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है, और यही इंडिपेंडेंस तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती है, क्योंकि अब तुम अटेंशन के पीछे नहीं भाग रहे, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। दो लोग हैं। एक इंसान हर समय अवेलेबल है, कोई खास गोल नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। दूसरा इंसान बिजी है, फोकस्ड है, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है। नेचुरली किसकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? ऑब्वियस है दूसरे की तरफ, क्योंकि वो रेयर है, वो वैल्यूएबल है। अब एक डीप कॉन्सेप्ट समझो, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तुम सेल्फ एक्सपेंशन करते हो, तुम सिर्फ बिहेवियर नहीं बदलते, तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो। तुम नीडी से इंडिपेंडेंट बनते हो, एवरेज से ग्रोथ ओरिएंटेड बनते हो। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। लेकिन यहां एक मिस्टेक लोग करते हैं। वो सोचते हैं सेल्फ एक्सपेंशन सिर्फ दिखाने के लिए है, इंप्रेस करने के लिए है। ये अप्रोच गलत है। तुम्हें ये सब अपने लिए करना है। जब तुम जेन्युइनली ग्रो करते हो तो वो एनर्जी नेचुरली बाहर दिखती है। फेक ग्रोथ हमेशा पकड़ी जाती है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, अपनी डेली रूटीन अपग्रेड करो। कुछ नया सीखो, कुछ प्रोडक्टिव करो। दूसरा, फिजिकल प्रेजेंस इंप्रूव करो। पॉस्चर, स्टाइल, ग्रूमिंग, ये सब छोटे फैक्टर्स हैं, लेकिन इंपैक्ट बड़ा होता है। तीसरा, सोशल लाइफ बिल्ड करो। नए लोगों से मिलो, नए एक्सपीरियंसेस लो। सेल्फ एक्सपेंशन का एक और एंगल है मेंटल ग्रोथ। तुम अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करो, किताबें पढ़ो, आइडियाज एक्सप्लोर करो, पर्सपेक्टिव ब्रॉडन करो। जब तुम्हारे पास डेप्थ होती है, तुम इंटरेस्टिंग बनते हो, और इंटरेस्टिंग लोग हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। अब एक पावरफुल शिफ्ट समझो। तुम फोकस हटाओ, उसे कैसे पाऊं से, और फोकस डालो, मैं कैसे ग्रो करूं पर। जैसे ही तुम ये शिफ्ट करते हो, तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। तुम डेस्परेट नहीं रहते, तुम ड्रिवन बन जाते हो। और यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन ट्रिगर है। ड्राइव, पर्पस, ग्रोथ, ये चीजें वर्ड से नहीं, एक्शन से दिखती हैं। जब सामने वाला देखता है कि तुम बदल रहे हो, तुम इंप्रूव कर रहे हो, तो उसका परसेप्शन ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है। कंसिस्टेंसी यहां सबसे जरूरी है। सेल्फ एक्सपेंशन ओवरनाइट नहीं होता, ये डेली एफर्ट से आता है। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर बड़ा चेंज क्रिएट करते हैं। तुम्हें पेशेंस रखना होगा। एक और हिडन बेनिफिट यह है कि अगर सामने वाला वापस नहीं भी आता, तब भी तुम जीतते हो, क्योंकि तुम एक बेटर वर्जन बन चुके हो। तुम्हारी लाइफ बेहतर हो चुकी है, और यही रियल विन है। याद रखो, अट्रैक्शन चेस करने से नहीं, ग्रोथ से आता है। जब तुम ग्रो करते हो, लोग खुद अट्रैक्ट होते हैं। तुम्हें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आज से एक डिसीजन लो। तुम अपनी लाइफ को एक्सपैंड करोगे, तुम खुद पर इन्वेस्ट करोगे, तुम अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करोगे। जब तुम ये करोगे तो अट्रैक्शन नेचुरली फॉलो करेगा। सेल्फ एक्सपेंशन कोई ट्रिक नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। और जब ये लाइफस्टाइल तुम्हारा हिस्सा बन जाता है, तुम्हें चेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचते हैं, क्योंकि तुम अब वो इंसान बन चुके हो जो रेयर है, वैल्यूएबल है, और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है। फ्रेम कंट्रोल। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना फ्रेम खो देते हैं। फ्रेम का मतलब है तुम्हारा इंटरनल माइंडसेट, तुम्हारी रियलिटी, तुम्हारी स्टैंडर्ड्स। अगर तुम अपना फ्रेम लूज कर देते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली कंट्रोल ले लेता है, और जहां कंट्रोल शिफ्ट होता है, वहीं अट्रैक्शन भी शिफ्ट हो जाता है। फ्रेम कंट्रोल का मतलब यह नहीं है कि तुम डोमिनेट करो या फोर्स करो। इसका मतलब है तुम इंटरनली स्टेबल हो, तुम अपनी वैल्यू जानते हो, और तुम किसी के बिहेवियर से हिलते नहीं हो। जब तुम अपने फ्रेम में रहते हो, तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो, और यही डिफरेंस पावर क्रिएट करता है। अब समझो,
फ्रेम कैसे टूटता है। जब तुम बार बार मैसेज करते हो और रिप्लाई नहीं आता, तुम एंग्शियस हो जाते हो। तुम डबल टेक्स्ट करते हो, एक्सप्लेन करते हो, जस्टिफाई करते हो। ये सब सिग्नल्स हैं कि तुमने अपना फ्रेम खो दिया है। तुम सामने वाले के बिहेवियर के हिसाब से खुद को बदल रहे हो, और यही अट्रैक्शन को गिराता है। साइकोलॉजी में इसे रिएक्टिव बिहेवियर कहा जाता है। जब तुम रिएक्टिव होते हो, तुम कंट्रोल खो देते हो, लेकिन जब तुम रिस्पॉन्सिव होते हो, तुम कंट्रोल में रहते हो। फ्रेम कंट्रोल का पहला रूल है, रिएक्शन को स्लो करो। हर सिचुएशन पर तुरंत रिएक्ट मत करो। अब प्रैक्टिकल लेवल पर समझो। अगर सामने वाला लेट रिप्लाई करता है, तुम पैनिक नहीं करते, तुम अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हो। अगर वो प्लान कैंसिल करता है, तुम ओवर रिएक्ट नहीं करते। तुम काल्मली एक्सेप्ट करते हो और अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करते हो। यह दिखाता है कि तुम इमोशनली स्टेबल हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है स्टैंडर्ड्स। फ्रेम कंट्रोल का मतलब है तुम्हारे क्लियर स्टैंडर्ड्स हैं। तुम जानते हो कि तुम क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या नहीं। अगर कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है, तुम उसे टॉलरेट नहीं करते, तुम काल्मली डिस्टेंस बना लेते हो। यह बिहेवियर रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। अब एक डीप कॉन्सेप्ट समझो, सब कम्युनिकेशन। तुम जो बोलते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम कैसे बिहेव करते हो। अगर तुम वर्ड्स में स्ट्रांग हो लेकिन एक्शंस में वीक, तो सामने वाला तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन अगर तुम्हारे एक्शंस कंसिस्टेंट हैं, तुम काल्म हो, ग्राउंडेड हो, तो तुम्हारा फ्रेम स्ट्रांग दिखता है। फ्रेम कंट्रोल का एक और एंगल है इमोशनल न्यूट्रलिटी। तुम हर चीज को पर्सनल नहीं लेते। अगर सामने वाला बिजी है, तुम अस्यूम नहीं करते कि वो इंटरेस्ट लूज कर रहा है। तुम ओवरथिंक नहीं करते। ये न्यूट्रलिटी तुम्हें स्टेबल रखती है। अब एक एग्जांपल लो। दो लोग हैं। पहला इंसान हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है, जल्दी अपसेट हो जाता है, जल्दी खुश हो जाता है। दूसरा इंसान काल्म है, कंपोज्ड है, हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रहता है। नेचुरली किसकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? ऑब्वियस है दूसरे की तरफ, क्योंकि वो कंट्रोल में है। लेकिन यहां एक मिस्टेक लोग करते हैं। वो सोचते हैं फ्रेम कंट्रोल मतलब इमोशनलेस बनना। ये गलत है। तुम्हें इमोशंस रखने हैं, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से। तुम एक्सप्रेसिव हो सकते हो, लेकिन अनस्टेबल नहीं। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, पॉज डेवलप करो। कोई भी सिचुएशन आए तुरंत रिएक्ट मत करो। सेकंड, सेल्फ टॉक इंप्रूव करो। खुद को रिमाइंड करो कि तुम कंट्रोल में हो। थर्ड, बाउंड्रीज सेट करो। अगर कुछ पसंद नहीं, कामली कम्युनिकेट करो। फ्रेम कंट्रोल का एक हिडन बेनिफिट यह है कि तुम खुद भी रिस्पेक्ट फील करते हो। जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हो, तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस आता है, और ये कॉन्फिडेंस बाहर दिखता है। अब एक पावरफुल शिफ्ट समझो। तुम आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो। और जब तुम अपनी रिस्पॉन्स कंट्रोल करते हो, तुम सिचुएशन को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हो। कंसिस्टेंसी यहां सबसे जरूरी है। एक दिन स्ट्रांग और अगले दिन वीक ये काम नहीं करेगा। तुम्हें हर सिचुएशन में अपने फ्रेम को मेंटेन करना है। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। याद रखो, अट्रैक्शन पावर से नहीं, स्टेबिलिटी से आता है। जब तुम स्टेबल होते हो, लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं। जब तुम रिएक्टिव होते हो, लोग तुम्हें लाइटली लेते हैं। इसीलिए आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो। रिएक्ट मत करो, रेस्पॉन्ड करो। अपनी वैल्यू को याद रखो। अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करो। तुम किसी के अप्रूवल के लिए नहीं हो, तुम अपनी लाइफ के लीडर हो। फ्रेम कंट्रोल कोई ट्रिक नहीं है, यह माइंडसेट है। और जब यह माइंडसेट तुम्हारे अंदर सेट हो जाता है, तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाते हो। क्योंकि अब तुम चेज नहीं कर रहे, तुम लीड कर रहे हो। और लोग हमेशा लीडर की तरफ खींचते हैं। एफर्ट रीबैलेंस। जहां एफर्ट एक तरफ ज्यादा होता है, वहां अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यह सिंपल रूल है, लेकिन लोग इसे इग्नोर करते हैं। जब तुम ज्यादा चेस करते हो, ज्यादा इन्वेस्ट करते हो और सामने वाला कम करता है, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है।
और जहां इंबैलेंस होता है वहां रिस्पेक्ट गिरता है, वैल्यू गिरती है और इंटरेस्ट भी गिरता है। एफर्ट रिबैलेंस का मतलब है इस इक्वेशन को वापस इक्वल बनाना। तुम अपने एफर्ट को कम करते हो ताकि सामने वाले को स्पेस मिले कंट्रीब्यूट करने का। क्योंकि सच ये है, जो इंसान एफर्ट नहीं लगाता वो इमोशनली अटैच भी नहीं होता। सबसे पहले एक चीज समझो, अट्रैक्शन एफर्ट से नहीं, म्यूचुअल एफर्ट से बनता है। अगर सिर्फ तुम ही कोशिश कर रहे हो तो वो अट्रैक्शन नहीं, वन साइडेड इन्वेस्टमेंट है। और वन साइडेड इन्वेस्टमेंट हमेशा बर्नआउट देता है। अब प्रैक्टिकल लेवल पे समझो, पहले तुम हर बार कॉन्वर्सेशन शुरू करते थे, हर बार प्लान बनाते थे, हर बार इंटरेस्ट दिखाते थे। अब तुम थोड़ा पीछे हटते हो। तुम वेट करते हो कि सामने वाला भी इनिशिएट करे। अगर वो करता है अच्छा है, अगर नहीं करता तुम फोर्स नहीं करते। साइकोलॉजी में इसे रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। लोग नेचुरली उतना ही देते हैं जितना उन्हें मिलता है। अगर तुम बहुत ज्यादा दोगे तो सामने वाला उतना देने की जरूरत महसूस नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम बैलेंस्ड दोगे तो वो भी इक्वल देने की कोशिश करेगा। अब एक एग्जाम्पल लो। अगर तुम हर दिन मैसेज करते हो और सामने वाला कभी इनिशिएट नहीं करता तो ये क्लियर सिग्नल है इम्बैलेंस का। एफर्ट रिबैलेंस में तुम फ्रीक्वेंसी कम करते हो। तुम देखो कि क्या वो रीच आउट करता है या नहीं। ये टेस्ट नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इमोशनल इन्वेस्टमेंट। पहले तुम हर बात पर डीप हो जाते थे, हर छोटी बात को सीरियस लेते थे। अब तुम थोड़ा लाइट रहते हो, तुम एनर्जी सेव करते हो, तुम हर मोमेंट में फुल इंटेंसिटी नहीं देते। इससे तुम खुद भी स्टेबल रहते हो और सामने वाला भी तुम्हारी एनर्जी को वैल्यू करता है। अब एक डीप कॉन्सेप्ट समझो, वैल्यू परसेप्शन। लोग उस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं जिसमें उन्होंने एफर्ट लगाया हो। अगर सामने वाला तुम्हारे लिए एफर्ट नहीं लगा रहा तो नेचुरली उसकी वैल्यू कम होगी। लेकिन जैसे ही वो एफर्ट लगाना शुरू करता है उसकी अटैचमेंट बढ़ने लगती है। एफर्ट रीबैलेंस का एक हिडन बेनिफिट यह भी है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट करते हो। जब तुम हर बार फुल एफर्ट नहीं देते तुम इमोशनली ड्रेन नहीं होते, तुम बैलेंस्ड रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, और यही स्टेबिलिटी तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती है। लेकिन यहां एक मिस्टेक लोग करते हैं, वो सडनली एफर्ट जीरो कर देते हैं। ये एक्सट्रीम है और अक्सर कनेक्शन तोड़ देता है। तुम्हें धीरे धीरे रीबैलेंस करना है। तुम एफर्ट कंप्लीटली बंद नहीं करते, बस उसे मैच करते हो। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, इनिशिएशन रेशियो ऑब्जर्व करो। कितनी बार तुम इनिशिएट करते हो और सामने वाला कितनी बार। दूसरा, उसी हिसाब से एडजस्ट करो। तीसरा, रिस्पॉन्स क्वालिटी मेंटेन करो। अगर सामने वाला एफर्ट दिखाता है तुम भी दिखाओ, लेकिन ओवर मत करो। एक और इंपॉर्टेंट एंगल है बाउंड्रीज। अगर कोई कंसिस्टेंटली लो एफर्ट दिखा रहा है तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि शायद वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है। एफर्ट रिबैलेंस सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, क्लैरिटी भी देता है। ये तुम्हें दिखाता है कि सामने वाला जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहता है या नहीं। अब एक पावरफुल शिफ्ट समझो। तुम फोकस हटाओ मैं कितना दे सकता हूं से, और फोकस डालो हम दोनों कितना दे रहे हैं पर। यह माइंडसेट तुम्हें बैलेंस्ड रखता है। कंसिस्टेंसी यहां भी जरूरी है। अगर तुम एक दिन एफर्ट कम करते हो और अगले दिन फिर ओवर इन्वेस्ट करते हो तो पैटर्न ब्रेक नहीं होगा। तुम्हें स्टेडी रहना है। धीरे धीरे सामने वाला अडैप्ट करेगा। याद रखो, अट्रैक्शन इक्वल एक्सचेंज पर टिकता है। जब दोनों साइड्स एफर्ट देते हैं तब कनेक्शन ग्रो करता है। जब एक साइड ज्यादा देता है कनेक्शन कमजोर हो जाता है। इसीलिए आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो। जितना सामने वाला इन्वेस्ट करे उतना ही इन्वेस्ट करो, न ज्यादा न कम। तुम खुद को चीप मत बनाओ, लेकिन क्लोज्ड भी मत बनो। एफर्ट रिबैलेंस कोई ट्रिक नहीं है, ये फेयरनेस है। और जब फेयरनेस आती है रिस्पेक्ट आता है। जब रिस्पेक्ट आता है अट्रैक्शन वापस आता है। यही नेचुरल फ्लो है। अटैचमेंट ट्रिगर। तुम जितना चेस करते हो उतना कनेक्शन वीक होता जाता है, लेकिन जैसे ही तुम पीछे हटते हो
अचानक उसे तुम्हारी याद आने लगती है। ये मैजिक नहीं है, ये अटैचमेंट ट्रिगर है। ह्यूमन ब्रेन कनेक्शंस को अचानक नहीं भूलता, बल्कि पैटर्न्स के थ्रू रिएक्ट करता है। जब पैटर्न टूटता है तब अटैचमेंट एक्टिवेट होता है। अटैचमेंट ट्रिगर का मतलब है सामने वाले के माइंड में तुम्हारी प्रेजेंस को फिर से एक्टिव करना, लेकिन बिना फोर्स के। जब तुम ओवर अवेलेबल होते हो, तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो, लेकिन जब तुम कंट्रोल्ड तरीके से पीछे हटते हो, तुम उसके ब्रेन को सिग्नल देते हो कि कुछ बदल गया है। और चेंज हमेशा अटेंशन खींचता है। साइकोलॉजी में अटैचमेंट स्टाइल्स का कॉन्सेप्ट आता है। कुछ लोग एंग्शियस होते हैं, कुछ अवॉइडेंट, कुछ सिक्योर। जब तुम ज्यादा चेस करते हो तो सामने वाला अक्सर अवॉइडेंट बिहेवियर दिखाने लगता है, लेकिन जैसे ही तुम डिस्टेंस क्रिएट करते हो, वही अवॉइडेंट इंसान क्यूरियस होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसे कंट्रोल नहीं मिल रहा। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लो। पहले तुम हर दिन मैसेज करते थे, हर बार इनिशिएट करते थे। अब तुम अचानक नहीं करते। सामने वाला पहले इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे नोटिस करता है कि तुम्हारा पैटर्न बदल गया है। उसका ब्रेन सवाल पूछता है, क्यों? यही सवाल अटैचमेंट ट्रिगर करता है। अटैचमेंट ट्रिगर का कोर है एब्सेंस प्लस मेमोरी। जब तुम मौजूद नहीं होते, तब तुम्हारी मेमोरीज एक्टिव होती हैं। वो सोचती है तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, क्यों बदल गए हो। ये ओवरथिंकिंग ही अटैचमेंट को एक्टिवेट करती है। लेकिन यहां एक मिस्टेक लोग करते हैं। वो सोचते हैं डिस्टेंस मतलब कंप्लीटली डिसअपियर हो जाना। ये गलत है। अगर तुम पूरी तरह गायब हो जाओगे तो कनेक्शन टूट सकता है। तुम्हें कंट्रोल्ड एब्सेंस क्रिएट करनी है, कंप्लीट डिसअपियरेंस नहीं। अब प्रैक्टिकल लेवल पर समझो। पहला, कंसिस्टेंसी ब्रेक करो। अगर तुम रोज बात करते थे, अब फ्रीक्वेंसी कम करो। दूसरा, इंटरैक्शन क्वालिटी हाई रखो। जब तुम बात करो वो मीनिंगफुल हो। तीसरा, क्यूरियोसिटी क्रिएट करो। सब कुछ रिवील मत करो। एक और डीप कॉन्सेप्ट है इमोशनल इम्प्रिंट। जो मोमेंट स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट करते हैं वो लंबे टाइम तक याद रहते हैं। अगर तुम्हारे इंटरैक्शंस में डेप्थ थी, कनेक्शन था, तो वो इजीली फेड नहीं होगा। बस तुम्हें उसे रीएक्टिवेट करना है। अब एक पावरफुल एंगल, अनसर्टेनिटी। जब सामने वाला श्योर होता है कि तुम हमेशा अवेलेबल हो, वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जब अनसर्टेनिटी आती है, क्या वो अभी भी इंटरेस्टेड है, तब अटेंशन वापस आता है। यही अनसर्टेनिटी अटैचमेंट को पुश करती है। लेकिन ध्यान रखना, मैनिपुलेशन मत करो। अगर तुम फेक बिहेवियर दिखाओगे तो वो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। तुम्हें जेन्युइनली अपनी लाइफ में फोकस करना है। जब तुम सच में बिजी होते हो, सच में ग्रो करते हो, तो डिस्टेंस नेचुरली आता है। अटैचमेंट ट्रिगर का एक हिडन बेनिफिट ये भी है कि तुम खुद को भी रिगेन करते हो। तुम अपनी आइडेंटिटी वापस पाते हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम सिर्फ किसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करते, तुम्हारी अपनी लाइफ है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्पॉन्स कंट्रोल। अगर सामने वाला अचानक रीच आउट करता है, तुम ओवर एक्साइटेड मत हो जाओ। काल्म रहो, कंपोज्ड रहो। यह दिखाता है कि तुम स्टेबल हो। अगर तुम तुरंत जंप करोगे तो पुराना पैटर्न वापस आ जाएगा। कंसिस्टेंसी यहां सबसे जरूरी है। एक दिन डिस्टेंस और अगले दिन फिर ओवर चेसिंग ये काम नहीं करेगा। तुम्हें स्टेडी रहना है। धीरे धीरे सामने वाला अडेप्ट करेगा। याद रखो, अटैचमेंट फोर्स से नहीं, एब्सेंस से ट्रिगर होता है। जब तुम हर समय मौजूद रहते हो, तुम इग्नोर हो जाते हो। जब तुम सिलेक्टिव होते हो, तुम याद आते हो। इसीलिए आज से एक सिंपल शिफ्ट करो। खुद को पीछे खींचो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। अपनी प्रेजेंस को कंट्रोल्ड बनाओ। जब तुम ये करोगे, सामने वाला नेचुरली तुम्हारी तरफ अटेंशन देगा। अटैचमेंट ट्रिगर कोई ट्रिक नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और जब तुम इसे समझ लेते हो, तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं पड़ती।
सामने वाला खुद तुम्हारे बारे में सोचता है, खुद कनेक्ट करने की कोशिश करता है। यही रियल शिफ्ट है। चेस रिवर्सल। सच सीधा है, जब तक तुम पीछे भागते हो सामने वाला आगे भागता है, और जैसे ही तुम रुकते हो गेम पलटना शुरू होता है। चेस रिवर्सल का मतलब किसी को पनिश करना नहीं है, यह पावर को रीसेट करना है। जब तुम ओवर चेस करते हो तुम सिग्नल देते हो कि तुम डिपेंडेंट हो, और डिपेंडेंस अट्रैक्शन को कम करता है। लेकिन जब तुम सेंटर में वापस आते हो तुम चॉइस बन जाते हो, जरूरत नहीं। सबसे पहले समझो, चेसिंग एक हैबिट है। खाली टाइम, ओवर थिंकिंग, फियर ऑफ लॉस, ये 3 चीजें तुम्हें बार बार रीच आउट करने पर मजबूर करती हैं। तुम मैसेज भेजते हो, रिप्लाई का इंतजार करते हो, फिर डबल टेक्स्ट करते हो। यह साइकिल तुम्हें कमजोर दिखाती है। चेस रिवर्सल में पहला काम है इस साइकिल को तोड़ना। अब प्रैक्टिकल स्टेप। अगर लास्ट मैसेज तुमने किया है तो पॉज रखो। खुद को फोर्स मत करो कि कुछ नया बोलना है। साइलेंस अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही साइलेंस पावर बनाता है। जब तुम हर गैप को भरना बंद करते हो सामने वाले को स्पेस मिलता है रिएक्ट करने का। साइकोलॉजी में इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है। जो इंसान एफर्ट लगाता है वही इमोशनली इन्वेस्ट होता है। अगर सारी एफर्ट तुम करोगे तो इन्वेस्टमेंट भी तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही सामने वाला इनिशिएट करता है उसका अटैचमेंट बढ़ता है। चेस रिवर्सल इसी प्रिंसिपल पर चलता है, एफर्ट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना। अब एक एग्जांपल लो। पहले तुम रोज क्या कर रही हो पूछते थे, अब तुम नहीं पूछते। अगर वो मैसेज करती है तुम काल्मली रिप्लाई करते हो, ओवर एक्साइटेड नहीं होते। अगर वो नहीं करती तुम अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हो। धीरे धीरे उसे पैटर्न चेंज दिखता है। वो सोचती है ये अब क्यों नहीं कर रहा। यही क्यूरियोसिटी उसे वापस खींचती है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परसीव्ड लॉस। जब कोई चीज हमेशा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन जैसे ही वो लिमिटेड हो जाती है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जब तुम अपनी अवेलेबिलिटी कम करते हो सामने वाला डिफरेंस फील करता है, और ह्यूमन नेचर लॉस को अवॉइड करना चाहता है। लेकिन यहां गलती मत करना। चेज रिवर्सल का मतलब कोल्ड हो जाना नहीं है। तुम रिस्पेक्टफुल रहो, वार्म रहो, लेकिन ओवर अवेलेबल मत बनो। तुम कनेक्ट करते हो लेकिन क्लिंग नहीं करते। यही बैलेंस तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। अब रिस्पॉन्स कंट्रोल समझो। अगर वो अचानक रीच आउट करे तुम तुरंत जंप मत करो। काल्म रहो, कंपोज्ड रहो, शॉर्ट और क्लियर रिप्लाई दो, फिर कॉन्वर्जेशन को नेचुरली फ्लो होने दो। अगर तुम फिर से ओवर इन्वेस्ट करोगे पुराना पैटर्न वापस आ जाएगा। एक डीप पॉइंट सेल्फ फोकस। चेज रिवर्सल तभी काम करता है जब तुम्हारे पास अपनी लाइफ हो। अगर तुम सिर्फ वेट कर रहे हो कि वो मैसेज करे तो तुम अंदर से वही डिपेंडेंट हो। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली बिजी हो, वर्क, गोल्स, ग्रोथ, तो तुम्हारा बिहेवियर नेचुरली बैलेंस्ड हो जाता है। अब एक और एंगल, एफर्ट मिररिंग। सामने वाला जितना इन्वेस्ट करे उतना ही इन्वेस्ट करो। अगर वो शॉर्ट रिप्लाई दे रहा है तुम ऐसे मत लिखो। अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहा है तुम भी दिखाओ। ये फेयरनेस क्रिएट करता है और वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है। कंसिस्टेंसी यहां सबसे क्रिटिकल है। एक दिन स्ट्रांग और अगले दिन फिर वही ओल्ड पैटर्न, ये काम नहीं करेगा। तुम्हें स्टेडी रहना है। धीरे धीरे सामने वाला अडेप्ट करेगा। शुरुआत में शायद कोई रिएक्शन न मिले, लेकिन टाइम के साथ शिफ्ट दिखेगा। एक और मिस्टेक, टेस्टिंग माइंडसेट। देखते हैं वो मैसेज करती है या नहीं। यह अप्रोच एंग्जाइटी बढ़ाता है। तुम्हें टेस्ट नहीं करना, तुम्हें ऑब्जर्व करना है। अगर वो इन्वेस्ट करती है अच्छा, अगर नहीं करती तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। दोनों ही केसेस में तुम जीतते हो। याद रखो, अट्रैक्शन पुश से नहीं पुल से आता है। जब तुम पुश करते हो सामने वाला रेजिस्ट करता है। जब तुम पुल क्रिएट करते हो, वैल्यू, स्कैरसिटी, काल्म प्रेजेंस, तब सामने वाला खुद आता है। इसीलिए आज से सिंपल रूल फॉलो करो। हर साइलेंस को भरना बंद करो। हर बार इनिशिएट करना बंद करो। अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दो।
जब तुम खुद सेंटर में आते हो, लोग तुम्हारी तरफ मूव करते हैं। चेज रिवर्सल कोई ट्रिक नहीं है, ये डायरेक्शन चेंज है। और जब डायरेक्शन बदलती है, रिजल्ट बदलता है। अब तुम पीछा नहीं कर रहे, तुम रास्ता बना रहे हो। और जो इंसान रास्ता बनाता है, लोग उसी के पीछे चलते हैं। यही रियल शिफ्ट है।